हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछला जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा था सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, यदि आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो पे देख सकते हैं। पहला चैप्टर बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। सत्ता की साझेदारी क्या होता है उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं संघवाद की ओर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? फेडरलिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो संघवाद होता है वो क्या होता है। और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इस चैप्टर्स के कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर्स में। पहले हम लोग इस चैप्टर्स को समरी में समझेंगे, संक्षेप में समझेंगे कि क्या क्या है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे गौर करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि संघवाद एक लैटिन शब्द फोइडस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या फिर अनुबंध। बेसिकली समझिए, संघवाद में क्या करते हैं हम लोग सरकार का जो पावर है उसको अलग अलग फॉर्म में बांट देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि भारत का जो संविधान है उसमें कहीं पे भी संघवाद का जिक्र नहीं है, लेकिन संघवाद में जो जो क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में संघवाद देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए संघवाद की परिभाषा क्या है। तो देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की उपस्थिति हो और दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, इसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत और बेल्जियम, जैसे आप देखते हैं भारत सरकार होता है और हम झारखंड की यदि बात करते हैं तो झारखंड सरकार होगा। ठीक है, भारत सरकार है तो वहाँ से PM होगा, प्राइम मिनिस्टर्स होगा। झारखंड सरकार की जब हम बात करेंगे तो झारखंड सरकार में क्या देखने को मिलेगा, हमें CM देखने को मिलेगा, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा। दोनों इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से काम करती है। ठीक है, दोनों एक ही जनता पर राज करती है। यदि हम बात करते हैं तो भारत सरकार भी यहीं के लोगों पर, भारत सरकार तो पूरा भारत के लोगों पर करती है लेकिन झारखंड पे भी करेगी, और झारखंड सरकार झारखंड के लोगों पर भी रूल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संघवाद की परिभाषा तो हमने समझा, संघवाद की विशेषताएं क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो संघवाद की विशेषताएं पे यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हो गया हम लोग का केंद्र सरकार, फिर हुआ हम लोग का राज्य सरकार, फिर हुआ हम लोग का क्षेत्रीय सरकार। पृथक पृथक क्षेत्राधिकार, देखिए दोनों जितने भी सरकार हैं हम लोग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसे हम लोग क्षेत्रीय सरकार भी बोलते हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो अपने आप जो है कि लिखा गया कि केंद्र किस दायरे में काम कर सकता है, राज्य को किस दायरे में रख के काम करना है, ये सब हमारे संविधान में वर्णित है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हम लोग का, जो जुडिशियरी है, जो उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय वो स्वतंत्र है। शक्तियों का विभाजन किया गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है केंद्र में, राज्य में, कि कौन कितना पावर का यूज कर सकता है, किसके पास कितना शक्ति दिया गया है। उसके बाद वित्तीय स्वायत्तता की बात करते हैं। तो देखिए, जो कर के रूप में पैसा लेने की बात आ रही है कि कहाँ से, जैसे केंद्र सरकार चलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, राज्य सरकार चलेगा तो राज्य सरकार से पैसा कहाँ से आएगा, दोनों का दायरा संविधान में लिखा गया है कि केंद्र सरकार को किस किस जगह से फंडिंग आएगा, पैसा आएगा, और राज्य सरकार को कहाँ कहाँ से आएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी देती है पैसा। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊपर जो है वो कौन है, संविधान है, और संविधान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधनों के लिए दोनों स्तरों की सहमति। यदि हम संविधान के मौलिक प्रावधान मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस समय बेसिक जो चीज़ है उसे चेंज करना चाहते हैं तो दोनों स्तरों की सहमति जरूरी होती है। मतलब केंद्र सरकार की भी जरूरी होती है और राज्य सरकार की भी जरूरी होती है। जब आप GST के बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बारे में देखेंगे तो उसमें राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी थी और केंद्र सरकार की सहमति भी जरूरी थी, उसके बाद GST को लगाया जा सका।
अब यहाँ पे देखेंगे इस शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जैसा अमेरिका और ब्रिटेन में होता है। ठीक है, शासन सरकार का जो शासन व्यवस्था है उसका एक ही स्तर होता है, बाकी उसके अधीन होकर काम करती है। हम लोग को यहाँ अधीन होकर नहीं काम करती है, पूरी तरह से अधीन नहीं है। कुछ दायरा जो है वो केंद्र सरकार के अंदर में आता है और कुछ जो दायरा होता है वो राज्य सरकार के अंदर में आता है। अब देखिए संघीय शासन का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला देखिए ऐसा क्यों किया गया कि भारत को अलग अलग पार्ट में बांटा गया। तो यदि हम भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप भारत में पाएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप पाएंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जिसे हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब सोचिए हम लोग का जो राज्य है, कुछ राज्य इतना ज़्यादा बड़ा है जो किसी एक देश के बराबर है। जैसे श्रीलंका और बेल्जियम का बात किए थे ना हम लोग, तो श्रीलंका और बेल्जियम हम लोग का हरियाणा के बराबर है। हम लोग का जो महाराष्ट्र राज्य है वो जर्मनी के बराबर है। अब सोचिए देश की एकता को बनाए रखने के लिए संघीय शासन व्यवस्था कितना जरूरी है। उसको अलग अलग लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज होता है उसको बनाए रखने के लिए उसको विभाजित करना जरूरी है। जैसा कि हम लोग का संविधान में लिखा हुआ गया है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है, संघ है। देश की एकता की सुरक्षा पहला उद्देश्य। दूसरा, क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। साथ साथ में हम लोग क्षेत्रीय विविधता को सम्मान भी दे रहे हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष, ध्यान रखिएगा, कभी भी केंद्र और राज्य में प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। इसलिए सबसे पहला बात है कि आपसी भरोसा व तालमेल, केंद्र और राज्य के बीच में भरोसा होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर और अच्छे से तालमेल होना चाहिए और साथ रहने पर सहमति भी देखने को मिलना चाहिए। इसका समस्या क्या क्या हो सकता है, देखिए कभी कभी क्षेत्रवाद एक समस्या बन जाता है कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, जैसे गोरखालैंड और हरित प्रदेश। संघवाद का ये भी समस्या है कि यदि राज्य ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, तो जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसका सारा पावर खत्म हो जाता है। और भाषा आधारित राज्य, देखिए हम लोग स्टार्टिंग में भाषा आधारित राज्य सोचे थे और संस्कृति के आधार पर सोचे थे, तो बहुत सारे लोगों का डर था कि भारत को मतलब भारत की जो एकता है उसका खंडित होना पड़ सकता है। लेकिन भाषा के आधार पर जब हम राज्य बनाए तो मतलब एक बेनिफिट ये मिला कि वहाँ के लोगों को उस भाषा में समझने में ज़्यादा आसानी हुआ और भारत एक अखंड देश के रूप में उभरा। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो देखिए आज़ादी के कुछ समय बाद ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। देखिए यही मैंने कहा था अभी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित हुआ है। भारत ने संघीय शासन व्यवस्था का मॉडल कनाडा से लिया है। ये जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया है, कनाडा से। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार को 3 भागों में या फिर 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग 3 सूची कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का केंद्र सूची, दूसरा आता है राज्य सूची और तीसरा आता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक केंद्र सूची में जो आएगा उससे रिलेटेड जो अधिकार होगा कानून बनाने का वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होगा। राज्य सूची में जो आएगा उससे रिलेटेड जो अधिकार होगा वो सिर्फ राज्य के पास रहेगा। और समवर्ती सूची में दोनों में से कोई भी बना सकता है कानून। ठीक है, लेकिन यदि केंद्र सरकार बना दिया उसमें कानून तो मान्यता किसको मिल जाएगा, केंद्र सरकार को मिल जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप समझिए केंद्र सरकार को पूरा देश को लेकर चलना पड़ता है और राज्य सरकार को सिर्फ एक राज्य लेकर चलना पड़ता है। केंद्र सूची में केंद्र सरकार किसे किसे कानून बना सकता है, देखिए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ठीक है, मतलब जो किसी दूसरे देश से बात करने का हो तो देश से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो केंद्र सरकार के पास जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस की बात कर रहे हैं। विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स मतलब किसी देश से बात करना हो
क्या आगे कर सकते हैं हम उस देश से रिलेटेड। तो ये सब भारत के केंद्र सरकार के अंडर में आता है। राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सरकार, तो पुलिस, हर जगह की पुलिस अलग अलग तरह से काम करती है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये राज्य सरकार की सूची में आते हैं। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सब जो व्यवस्था है वो समवर्ती सूची में आते हैं। मतलब दोनों कोई में से कोई भी इसमें क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ठीक, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित हुआ। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले भाषाई राज्य। आज़ादी के बाद भारत में ऐसे राज्य जो भाषा के आधार पर बने हों, साथ ही साथ भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत तथा मजबूत हुआ और प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। देखिए स्टार्टिंग में हम यही बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि भाषा के आधार पर बनाएंगे तो देश कहीं टूट ना जाए, लेकिन भाषा के आधार पर बनाने पे देश और एकीकृत हुआ और मजबूत हुआ और वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा सुचारू ढंग से चल सका, ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा सुचारू ढंग से क्या हो सका, चल सका। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो कौन था, आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, तो याद रखना है कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो देखिए भाषा नीति के बारे में क्या बोला गया है। यहाँ पर भाषा नीति, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। देखिए हम लोग अपना संविधान में देखते हैं तो कहीं पर भी किसी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है। उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्यों नहीं दिया गया है, देखिए राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है, तो इसका एक कारण है कि सभी लोग एक तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। हिंदी की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी सिर्फ 40% लोग बोलते हैं। कितने परसेंट लोग बोलते हैं, ऑन एन एवरेज 42-43 जाता है, तो 40% हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब भाषाओं को भी संरक्षित करना होगा। इसीलिए क्या किया गया है कि कामकाज करने के लिए, सरकारी कामकाज करने के लिए संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 ईस्वी में बंद होना चाहिए था, परंतु कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने इनका विरोध किया। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको कि हिंदी के अलावा संविधान में 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ठीक, देखिए हम लोगों ने ये सही किया कि अलग अलग भाषाओं को दर्जा दे दिया। और अभी आप देख सकते हैं कोई भी एग्जाम वगैरह जो हो रहा है वो बहुत सारे लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए इससे हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ, हम लोग को बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग अलग अलग भाषाओं के लोगों को एकीकृत कर सके। नहीं तो आप देखे होंगे श्रीलंका का केस, श्रीलंका ने क्या किया था, सिंहली भाषा को प्रमोट कर दिया सिर्फ, तो तमिल वाले जो लोग थे वो अलग एक स्टेट का डिमांड करने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या बोलता है। देखिए पहले यदि हम बात करते हैं आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक, तो केंद्र और राज्य संबंध को समझने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के बाद से 1990 ईस्वी तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्य में शासन रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने सहायक संघ की इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, मतलब उसका यूज ही नहीं कर पाए वो। 1990 के बाद ये स्थिति थोड़ा सा बदला। 1990 के बाद ये स्थिति बदला, क्यों बदला, क्योंकि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने लगा। ठीक है, 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसी दौर में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। अब देखिए गठबंधन सरकार मतलब क्या होता है, जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो किसी दूसरी पार्टी से मिलकर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। देखिए गठबंधन सरकार किसे कहते हैं पूछेगा तो याद रखना है, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां
पार्टियों द्वारा साथ मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार के कारण सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ। जब मिलकर चलने लगा तो विकास देखने को मिला। जैसे कि अभी आप एनडीए की सरकार को देखते हैं, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, बीजेपी है टॉप में। यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे फिर बीजेपी है, जेडीयू है, टीडीपी है, इम्पोर्टेंट में। तो आप यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम और बिहार के सीएम। इस बार का यदि आप बजट भी देखेंगे तो बजट में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्या किया गया, मतलब योजनाओं का लाभ दिया गया। किसको, बिहार और आंध्र प्रदेश को। क्यों दिया गया, क्योंकि उनके साथ मिलकर वो सरकारें बनाई हुई है, ताकि उन्हें मिल सके लाभ, तो सरकार को अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका गठबंधन का सरकार। अब गठबंधन का सरकार तो बन गया। अब देखिए जब पावर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बंटने लग गया, गठबंधन की सरकार बनने लगी, तो क्या किया जाने लगा, सबसे पहले ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर पावर को बांटा जाने लगा, जिसे हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है। पहले मेरे पास क्या था, केंद्र सरकार, फिर क्या आया, राज्य सरकार, फिर क्या आएगा, अब देखिए राज्य के बाद आएगा वहां पर एक स्थानीय सरकार। क्या आएगा, एक स्थानीय सरकार। तो जब स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य अनेक मुद्दों समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। देखिए स्थानीय स्तर की समस्याएं, मान लीजिए मेरे घर के आसपास का कोई समस्या है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को डेली देख रहे हैं और उससे निपटने का उपाय भी हम लोग जानते हैं। इसीलिए स्थानीय सरकार होना बहुत जरूरी है। 1992 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो ये पूछेगा कि विकेंद्रीकरण करके कब पावर दिया गया, तो याद रखना है आपको 1992 में ये कदम उठाया गया। कब उठाया गया, 1992 में। जो कौन सा संशोधन था संविधान में, 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन 1993 शहरी निकाय। इसके तहत क्या किया गया, तीसरा स्तर को ज़्यादा पावरफुल बनाने का काम किया गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्थानीय स्वशासन। क्या है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय जो स्वशासन है उसमें बोला गया कि चुनाव आपको जो है वो नियमित रूप से कराना है और संवैधानिक दायरे में रहकर करना है। ठीक है, जो SC ST हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, उन लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया। इसलिए यदि आप गौर करेंगे, यदि आपके आसपास में कोई मुखिया या फिर जो वार्ड पार्षद होती है, वार्ड काउंसलर, वो आपको महिला दिखेगी। ठीक है, भले उसका जो काम है वो उसका पति कर रहा हो, लेकिन आपको अधिकतर जगह पर क्या देखने को मिलेगी, महिलाएं देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि 1/3 सीट क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका लेवल पर जो चुनाव कराने का काम दिया गया है वो किसे दिया गया, राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है कि आपको टाइम टू टाइम, समय से आपको चुनाव करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या नाम दिया गया स्थानीय स्तर पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि गांधी जी का कहना था कि गांव को मजबूत कर दो, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है, एक मूवी भी है साउथ में, इस पे बनाया गया भारत द ग्रेट लीडर। आप उसमें देखेंगे कि बोला गया कि हर ग्राम को कुछ रुपीस हम फंड के तौर पर देंगे, तो उस गांव का अपने आप डेवलपमेंट होगा। वहाँ के लोग खुद एक प्लान तैयार करेंगे और खुद देखेंगे कि कितना काम हुआ, तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी काम होगा और उनको उस तरह से फंड मिलते जाएगा। तो जो सरकार का जो डिपेंडेंसी है वो लोग
धीरे धीरे क्या कर देंगे, कम करेंगे। पंचायती राज प्रणाली एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। शहरी क्षेत्र में मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को नगर पालिका और नगर निगम के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान रखना है, पंचायती राज प्रणाली एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। शहरी क्षेत्र में जो मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था उसको नगर पालिका और नगर निगम के नाम से हम लोग जानते हैं। नगर पालिका क्या है और नगर निगम क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब इसमें आप समझेंगे कि नगर पालिका और नगर निगम क्या है, तो नगर पालिका छोटे शहरों के स्थानीय स्वशासन की संस्था को नगर पालिका कहते हैं। जब छोटा शहर है उसका स्वशासन का जो संस्था होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नगर पालिका। और इसके राजनीतिक प्रमुख को नगर पालिका का अध्यक्ष कहा जाता है। नगर निगम की बात करते हैं तो बड़े शहरों के स्थानीय स्वशासन की संस्था को नगर निगम कहते हैं, जैसे धनबाद नगर निगम, रांची नगर निगम। इसके राजनीतिक प्रमुख को मेयर कहते हैं, जैसे मुंबई कॉरपोरेशन, ठीक है। सबसे अमीर संस्था में आता है नगर निगम में मुंबई का नगर निगम। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इस चैप्टर्स में क्या बात किया गया है कि हम लोग गांव में जब जाते हैं तो हम लोग ग्राम सभा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं। तो ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम में पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब एक ग्राम पंचायत है उसमें जितना भी लोगों का नाम रखा गया है मतदाता सूची में, सभी लोग ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। इसके सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रधान या फिर सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। सबको इसको वोट देते हैं, जिन्हें वोट मिलता है उसके आधार पर काम होता है। अब है पंचायत समिति। जब ग्राम पंचायत को मिलाते हैं तो बनता है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसके सदस्यों को चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जितने भी पंचायत सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं पंचायत समिति के अध्यक्ष का, ठीक है। पंचायत समिति का सदस्य होगा। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो पंचायत समिति से आगे बढ़ते हैं तो बनता है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जिला परिषद में जो उस जिला से लोकसभा और जो विधानसभा में चुने गए सांसद और विधायक होते हैं वो भी सदस्य के रूप में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नगर निगम कहाँ होता है, महानगर में होता है। किस लेवल पर, महानगर। नगर पालिका की यदि हम बात करते हैं तो नगर पालिका जो है वो नगर लेवल पर होता है। जिला परिषद जिला लेवल पर, पंचायत समिति जो होता है वो प्रखंड लेवल पर होता है जिसे हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, और ग्राम पंचायत गांव लेवल पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से भारत में जो मतलब स्थानीय सरकार है वो काम करती है। देखिए स्थानीय सरकार की यदि इस व्यवस्था को यदि हम ध्यान से देखें तो ये पूरा दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग किया गया है। यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे तो हम लोगों के पास जो वार्ड काउंसलर और जो ग्राम पंचायत है मतलब उसमें लोगों को बात करेंगे कि कितने लोग चुने जाते हैं तो लगभग में 36 लाख लोग वार्ड मतलब सरपंच बनते हैं, फिर वार्ड पार्षद बनते हैं, मेयर बनते हैं। इस तरह से सोचिए 36 लाख लोग सिर्फ चुन कर आए हैं मतलब नेता के रूप में आए हैं जो आसपास के लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सोचिए इतना तो कुछ देश का आबादी होता है, सोचिए इतना बड़ा लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हम लोग का जो स्थानीय सरकार है ये नहीं बोल रहे हैं कि स्थानीय जो शासन व्यवस्था है एकदम सही हो चुका है, अभी भी उसमें बहुत कमी है, उसको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया है, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा। जैसे कि अभी तक सोचिए झारखंड में की यदि हम बात करते हैं तो झारखंड में जो स्थानीय लेवल पर जो चुनाव होने वाला है उसका डेट अभी तक नहीं आया है। डेट डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
सोचिए, लोकसभा चुनाव होने से बहुत पहले होने वाला था इलेक्शन, फिर लोकसभा चुनाव आया, अब विधानसभा चुनाव आएगा, उसके बाद हो सकता है कि चांस है कि उन लोग का चुनाव हो। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य क्या बात है, पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत नागौर राजस्थान में है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और पंचायत संविधान के किस भाग में है, तो है भाग 9 में। किसमें है, भाग 9 में। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, तो भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, तो हम लोग बोलेंगे संघात्मक। कौन सा है, संघात्मक तरह की शासन व्यवस्था है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर हम लोग को एकात्मक देखने को भी मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एकात्मक देखने को कुछ कुछ जगह पर मिलता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल है राज्य सरकारों की तुलना में। लेकिन फिर भी जो अधिकतर है वो कौन सा है, संघात्मक। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को मॉडल किस देश से लिया है, तो कनाडा से लिया है। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो हिंदी के अलावा 21, टोटल कितने हैं, 22 भाषाओं को दिया गया है हिंदी को लेकर। ठीक है, ये किस अनुसूची में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, यदि पूछेगा तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है संविधान के। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1992 में, 1992 में। अब संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, संघवाद की विशेषताएं बताइए। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, ये सब आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संघवाद का वर्णन कीजिए, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वर्णन कीजिए। अभी हमने देखा कि किस तरह से बंटवारा किया था हमने। अब देखिए ये जो चैप्टर्स है वो हम लोग तीसरे चैप्टर्स में आ चुके हैं, तो दूसरा जो चैप्टर्स है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका समाप्त हो चुका है, इंड हो चुका है। आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसे आप कॉपी में लिखिए और उसे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए और अपने से सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।